कोई भी प्रयास कर लें, नीतीश कुमार को जनता वो सीट ही नहीं देने जा रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में नवंबर में नया मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार की उस पद यात्रा? कन्हैया कुमार ने तो कोई पद यात्रा नहीं की, आपको खबर होगी, हमें तो कोई खबर नहीं कि कन्हैया कुमार ने कोई पद यात्रा की। नीतीश कुमार के नौकरशाही जंगल राज के बारे में आपने बात किया कि नए प्रकार का ये नौकरशाही जंगल राज है। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं। ऐसे नेता आते हैं, 2-4 सभा कर लिए, गाड़ी से कहीं गए, वो यात्रा नहीं है। ये तो आप लोग का अपना नज़रिया है। कन्हैया कुमार यहाँ कुछ दिन पहले 10-15 दिनों के लिए सक्रिय थे। आपको लगता है कि पलायन रोकना बड़ा मुद्दा है या इंडस्ट्री को यहाँ लाना? अगर बिहार में वोट लोग जाति के नाम पर देंगे, अगर लोग 5 किलो अनाज के नाम पर देंगे, बिजली के लिए देंगे, नाली गली के लिए देंगे, तो निश्चित तौर पर उनको वही मिलेगा। चिराग पासवान के साथ आपके संबंध कैसे हैं और जिस तरह से आपके कुछ मुद्दों पर सपोर्ट? चिराग पासवान से मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। तो नीतीश कुमार जी हर जगह जहाँ जा रहे हैं, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके भाषणों से, उनके आचार विचार व्यवहार से दिख रहा है कि भाई मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं। तेजस्वी यादव ने सामाजिक राजनीतिक जीवन में ऐसा क्या काम किया है कि उनको मान लिया जाए कि उनको अनुभव है, या कोई कह सके कि भाई हमने इनको देखा है काम करते हुए या कुछ अच्छा करते हुए। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पे जनसुराज के संस्थापक के पास और राजनीति के लिए ये बहुत अहम चेहरे हैं और रणनीतिकार के तौर पर आप इन्हें जानते होंगे। तो प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या आप जनसुराज को, मतलब जनसुराज के नेता के तौर पे खुद को बताना चाहेंगे या एक कंसल्टेंट के तौर पे? नहीं, कंसल्टेंट तो मैं कभी था नहीं। और 3 वर्ष पहले जिस परिचय को आप जानते हैं या लोगों को बता रहे हैं, वो काम तो मैंने 3 साल पहले छोड़ दिया है और 3 साल से यहाँ जनसुराज, बिहार में जनसुराज की व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। जी, तो हम बिहार से ही शुरू करते हैं क्योंकि बिहार की ही बात आप लगातार कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी हम बिहार में जो है वो उतने मतलब स्ट्रांगली नहीं देखते हैं ना, वो ट्रेंड बिहार में उतना ज़बरदस्त नहीं है जितना नॉर्थ बिहार के बाकी स्टेट्स में है। तो क्या आप इसको, विपक्ष एक तरह से कमज़ोर है इसलिए, या राजनीतिक समझ लोगों की इतनी ज़्यादा है कि उस कारण से ये सब हो रहा है? मुझे पता नहीं कि आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं जी। हम लोग की जो समझदारी है, जो थोड़ी बहुत समझ है यहाँ की, उसके अनुसार तो बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, लालू नीतीश भाजपा के राज से छुटकारा मिले। इसलिए छुटकारा मिले कि पिछले 30-35 सालों से बिहार में जो स्थिति है, जो बनी हुई है, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। यहाँ की शिक्षा, यहाँ की रोजगार की जो स्थिति है, यहाँ भ्रष्टाचार की जो सिचुएशन है, उसको लेकर लोग चाहते हैं कि अलग से व्यवस्था बने, बिहार में भी नई व्यवस्था बने, नया विकल्प बने, ताकि यहाँ के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात हो, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के बच्चों को बाहर मजदूरी करने ना जाना पड़े। ये अलग बात है कि पिछले 30-35 साल में उनके सामने कोई सशक्त विकल्प नहीं था। अब जब जनसुराज का विकल्प उनके साथ है, तो मुझे लगता है कि आपको बिहार में बड़े पैमाने पर बदलाव दिखेगा। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, कैसे बदलाव करेंगे, इसके बारे में भी ज़रा हमें दर्शकों को बताइए। नहीं, बदलाव तो जनता को करना है, बदलाव मुझे थोड़ी ना करना है। हम लोग तो अपनी बात, आपकी पार्टी है, हम लोग तो अपनी जाकर बात बता रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट आप किसको देते हैं, इस बात का महत्व है, लेकिन उससे कहीं जाता इस बात का महत्व है कि वोट आप किस बात के लिए देते हैं। अगर बिहार में वोट लोग जाति के नाम पर देंगे, अगर लोग 5 किलो अनाज के नाम पर देंगे, बिजली के लिए देंगे, नाली गली के लिए देंगे, तो निश्चित तौर पर उनको वही मिलेगा। ये बात ही जाकर जनसुराज की विचारधारा, जो ये पूरी परिकल्पना प्रयास है, ये इस बात को बताते हैं हम लोग कि जिस बात के लिए आप वोट देंगे वही चीज़ आपको मिलेगा। अगर आपने अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार की चिंता है, तो आपको अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना पड़ेगा। वोट आपको जो बेहतर लगे उसको दीजिए, लेकिन वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो उनका बेहतर भविष्य बनेगा। अभी आप जाति के लिए दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर दे रहे हैं, लालू नीतीश मोदी के लिए दे रहे हैं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके शिक्षा रोजगार के लिए दीजिए, सुधार आपको स्वतः दिखेगा। किस तरह के वोटर्स आपको मिले, कैसे लोग मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, कैसे कैसे अंतर आपको क्या लगा उसमें?
नहीं, राजनीतिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। बिहार एक तो मूलतः ग्रामीण रूरल स्टेट ही है। यहाँ पर 80% आबादी करीब करीब रूरल एरिया में ही रहती है, और जो शहरी क्षेत्र है वो भी मोटे तौर पे आज दुनिया के संदर्भ से अगर देखें तो गांव ही है। बड़े गांव, छोटे गांव आप कह सकते हैं। पटना भी कोई शहर तो है नहीं, ये तो सिर्फ नाम के लिए शहर है। एक बहुत बड़ा गांव है, क्योंकि जो शहरी आधारभूत संरचनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो तो कुछ उपलब्ध है नहीं। कुछ सड़क, कुछ लाइट, कुछ शहरी सुविधाओं के होने से आप उसको शहर नहीं मान सकते हैं। लोगों की यहाँ जो मानसिकता है, लोग ऊब चुके हैं 30-35 साल के लालू नीतीश के राज से। अब वो आगे देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहते हैं। यही बात आपको शहरों में भी दिखेगी और गांव में भी दिखेगी। लोग यहाँ के जो अपराध, जो अधिकारियों की जो बेलगाम सरकार है, जो सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, कोई भी आप सरकारी काम यहाँ नहीं करा सकते बिना पैसा दिए, उस तरह की भावनाओं, उस तरह की चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि बदलाव। क्योंकि आप शिक्षा और रोजगार को लेकर लगातार बोलते रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या प्लान है? क्योंकि जैसा कि ऐसा है कि बिहार जैसी स्थिति में यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बात कहना कि हम आपको विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की व्यवस्था बना देंगे, हम बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इस तरह की बात करता है। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग इतना पीछे छूट गए हैं, बिहार राज्य इतना पीछे छूट गया है दूसरे राज्यों के मुकाबले, कि कल से अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी बिहार को सही रास्ते पर आने में 5 साल 10 साल का समय लग सकता है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं आऊँगा और कल बिहार को सुधार दूंगा, तो या तो आदमी मूर्ख है या सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है। ये संभव नहीं है, क्योंकि आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, तो किस गति से आप बढ़ना शुरू करेंगे कि आप आगे जाएंगे। इसलिए जनसुराज का जो लक्ष्य है कि अगले 10 वर्ष में हम देश के टॉप 10 में आएँ। अभी तो हम लोग 28वें नंबर पे हैं, और 28वें नंबर पे आज से नहीं है, 1990 से लेकर अभी तक 35 वर्ष से। 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और 20 साल नीतीश कुमार के शासन के बाद भी आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। आप एक पायदान भी ऊपर नहीं पहुंचे। तो अगले 10 वर्ष में हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार कम से कम टॉप 10 में आए। उसके लिए ही व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए, और बहुत सारी बातें होनी चाहिए। स्वास्थ्य होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, वो सब बात है। लेकिन शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ की प्राइमरी जो शिक्षा है, उसको, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने को लेकर है। युवाओं के हाथ में रोजगार हो, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कम से कम एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिले। तो 3 चीज़ जो हम लोग मूलभूत बात कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बिहार में बनाई जाएगी। जो 15 से 50 साल के युवा हैं, उन साथियों के लिए उनके हाथ में हुनर है लेकिन उनके पास पैसे नहीं, उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि स्वरोजगार के जरिए वो अपने पैर पर खड़े हो सकें। और तीसरा, जो 60 साल से ऊपर के महिला पुरुष हैं, उनको कम से कम 2000 रुपये की राशि जरूर दी जाएगी, सहायता पेंशन दी जाएगी, ताकि वो लोग अपना एक बेसिक जिंदगी जी सके। ये 3 चीज़ मेरे जनसुराज की सोच की आधारभूत बात है, जिससे शुरुआत होगी। जब तक इन चीज़ों को आप नहीं करेंगे तो आकर ये कहना कि मैं एकदम स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया बना दूंगा और मैं बिहार को एकदम नंबर 1 बना दूंगा, ये बेतुकी और बेकार की बातें हैं। स्वास्थ्य पर भी इंक्रीमेंटल सुधार होगा, लेकिन जो संसाधन राज्य के पास है उसमें अभी हम लोग की प्रायोरिटी शिक्षा, रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता है कि पहले इसको सुधारा जाए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, तो कोई भी व्यवस्था वो चल नहीं सकती है। फ्लड पे बात करते हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं काफ़ी यहाँ, और ऐसा तो नहीं है कि पानी की कमी है किसी भी ज़िले में, है ना? तो वाटर मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या प्लान है? पहली बात तो कि जो लोग कहते हैं कि बिहार में फ्लड की समस्या है, उनको यहाँ पानी की जो पूरी समस्या है उसका 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिहार का 50% जो जमीन है कल्टिवेबल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो है, वहाँ पर बाढ़ की संभावना है। बाकी का जो 50% है उसका आधा, वहाँ पर जल जमाव की समस्या है, वहाँ पर पानी आकर जमा हो जाता है जो निकलता नहीं है। और जो 1/3 बच गया उसमें ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जहाँ सूखे की समस्या है। तो सिर्फ बाढ़ ही समस्या नहीं है, नदियों के कटाव का भी उतना ही बड़ा मामला है,
नदियों के जो रास्ते बदल जाते हैं, वो ज़मीन बंजर हो जाती है, वो उतना ही बड़ा मामला है। जो नदियों का पानी आकर लग जाता है, वो पानी नहीं निकलता है, जिसकी वजह से वन क्रॉप यहाँ पर लैंड बन के रह गया है, वो बड़ी समस्या है। तो इसको होलिस्टिकली जन स्वराज का व्यू ये है कि बिहार में वाटर की जो समस्या है, उसको अगर वाटर से रिलेटेड समस्या को अगर सुलझाना है तो फ्लड कंट्रोल के बजाय वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग वाटर ग्रिड की बात कर रहे हैं, ताकि जहाँ फ्लड है और जहाँ पानी लग रहा है उसको तीनों हिस्सों को, बिहार को 3 भाग में बांटकर, फ्लड का एरिया, वाटर लॉगिंग का एरिया और जहाँ पर ड्राउट का सिचुएशन है, एक वाटर ग्रिड बने, ताकि सरप्लस पानी को जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लाया जा सके और जहाँ पर पानी आकर रुक जा रहा है वहाँ से पानी को हटाने की व्यवस्था की जा सके। जब तक बिहार में एक कंपोजिट वाटर ग्रिड नहीं बनेगा, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। नदियों के किनारे बांध बांधने से गंडक योजना, कोसी योजना, बागमती योजना, इन तरह की योजनाओं को बिल्कुल हम लोग खत्म करना चाहते हैं। एक योजना बनाना चाहते हैं, एक ही वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम हो जिसमें इन सारे वाटर के सोर्सेज को उसका साइंटिफिक अध्ययन किया जाए और ये देखा जाए कि कहाँ पर पानी सरप्लस है, कहाँ पर पानी की कमी है, और उसको एक ग्रिड में जोड़ा जाए, तभी इसका कुछ सुधार हो सकता है। माइग्रेशन को लेकर बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि पलायन रोकना बड़ा मुद्दा है या इंडस्ट्री को यहाँ लाना? बिल्कुल, पलायन रोकना बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो पलायन पर यहाँ इतनी बात होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नेता हैं अभी तक रहे हैं, ज़्यादातर आपने उनको ये कहते हुए सुना होगा कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, उससे उन राज्यों की व्यवस्था चल रही है, अगर बिहार के लोग ना रहें तो दिल्ली की, बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाए। ये मेरी नज़र में बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, बेवकूफ़ी भरा बयान है। क्योंकि बिहार के लोग दिल्ली में जाकर, बॉम्बे में जाकर अगर वहाँ की व्यवस्था में सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पर सड़क और टनल बनाने में कंधा लगा रहे हैं, वहाँ खेतों में फसल काट रहे हैं, तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। कहीं पर जाकर सफाई करना काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन मजबूरी में बिहार के लोग अगर जाकर दिल्ली, बॉम्बे में इस तरह के निचले दर्जे के काम कर रहे हैं, तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब वो लोग बिहार में मेहनत मजदूरी करते और यहाँ से हम लोग स्टील बना रहे होते, सीमेंट बना रहे होते, यहाँ से फसल उगा रहे होते, और वो फसल, वो सीमेंट, वो स्टील अगर बाहर जाता, वहाँ से लोगों को इनकम भी होता और हम लोग की तरक्की भी होती। तो मैं इस बात का बिल्कुल सिरे से विरोधी हूँ जो लोग ये कहते हैं कि बिहार के लोगों के बाहर जाने से बिहार के लोगों की ताकत दिखती है। ये ताकत नहीं है, ये हम लोग की कमजोरी है। जहाँ तक बात रह गई पलायन की, हम लोगों ने सीधा उसका फॉर्मूला दिया है कि बिहार में 1 साल के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोका जा सकता है। रोकने का तरीका ये है कि बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है बैंकों के जरिए 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया, उस पलायन को रोका जाए। पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन बिहार से रुक गया, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। कन्हैया कुमार भी पलायन और बेरोजगारी पर एक यात्रा निकाले थे, चर्चा उसकी भी खूब हुई थी। कहा गया था कि आपकी स्ट्रैटेजी वो चुरा कर, और उस मतलब बातचीत वही थी, तेजस्वी यादव भी बेरोजगारी पे बात कर रहे थे। लेकिन आप कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार की उस पद यात्रा? कन्हैया कुमार ने तो कोई पद यात्रा नहीं की, आपको खबर होगी, हमें तो कोई खबर नहीं है कि कन्हैया कुमार ने कोई पद यात्रा की। मेरी जानकारी पैदल चले थे, यात्रा किए थे। कोई ऐसी यात्रा मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसे नेता आते हैं, 2-4 सभा कर लिए, गाड़ी से कहीं गए, वो यात्रा नहीं है। ये तो आप लोग का अपना नज़रिया है। कन्हैया कुमार यहाँ कुछ दिन पहले 10-15 दिनों के लिए सक्रिय थे। उसके अलावा तो मैंने कन्हैया कुमार को यहाँ पर बिहार में पिछले 3 साल में कहीं उनकी कोई सक्रियता नहीं देखी। नीतीश कुमार के साथ आप काम किए, उनके 7 निश्चय के पहले बारे में बताइए कि वो जो मोटिव के साथ आया था वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हुआ या एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट बन के ही रह गया? नहीं, बिल्कुल उसको 7 निश्चय में कुछ भी काम नहीं हुआ। जो भी 7 निश्चय के 7 निश्चय थे, उसका पहला ही निश्चय था कि बिहार के 18 से 35 साल के जितने बेरोजगार युवा हैं उनको 1000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। आज तक तो किसी को दिया नहीं गया। 7 निश्चय की योजना थी कि यहाँ के बच्चों को 12वीं से आगे पढ़ने के लिए सरकारी गारंटी पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दिया जाएगा, वो किसी को नहीं मिला। 7 निश्चय की योजना थी कि बिहार के सभी गाँवों में नालियों गलियों का इस तरह से पक्कीकरण किया जाएगा ताकि वो बेहतर छोटे शहरों की तरह दिखे। आज तक वो काम नहीं हुआ। नल जल की योजना, जो ये पेयजल की योजना चल रही है, हर घर नल से जल,
जो भारत सरकार चला रही है, इस योजना को पहली बार हम लोगों ने बिहार में सोचा और 7 निश्चय का हिस्सा बनाया था। वो पूरी तरह 25,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च होने के बाद भी बंदरबाट हो गया। 7 निश्चय की योजनाएं अच्छी थी, सोचकर बनाया गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, इसलिए उसकी आज कोई चर्चा भी नहीं है, उसका कोई असर भी नहीं है। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार को लेकर आप लगातार ये बात बोलते हैं कि किसी भी गठबंधन में चले जाएं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी है? मैंने ये बात नहीं की। मैंने ये आपको कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर है। अब कोई भी प्रयास कर लें, नीतीश कुमार को जनता वो सीट ही नहीं देने जा रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में नवंबर में नया मुख्यमंत्री होगा और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। क्या आप खुद को देखते हैं नीतीश कुमार का विकल्प? मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं ये देख पा रहा हूँ कि नीतीश कुमार नवंबर में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में नया मुख्यमंत्री होगा। कौन मुख्यमंत्री होगा ये बिहार की जनता अगले 5 महीने में तय करेगी। तेजस्वी यादव को लेकर आप लगातार हमलावर रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव से कोई हमले की बात नहीं, वो विपक्ष के नेता हैं, लालू जी के लड़के हैं। हमलावर क्या है? कोई मैंने उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पे कोई टिप्पणी नहीं की है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपने बोला है, तो मतलब वो सच्चाई है कि तेजस्वी यादव 9th क्लास नहीं पास किए हैं, ये सच्चाई है, ये इसको बताते हैं। आप समझते हैं कि प्रशासनिक रूप से वो तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार से ज़्यादा मतलब ज़्यादा अनुभव नहीं रखते हैं तेजस्वी यादव? नहीं, मुझे समझने की क्या जरूरत है? तेजस्वी यादव को क्या समझे? कोई समझ नहीं है। तेजस्वी यादव ने सामाजिक राजनीतिक जीवन में ऐसा क्या काम किया है कि उनको मान लिया जाए कि उनको अनुभव है, या कोई कह सके कि भाई हमने इनको देखा है काम करते हुए या कुछ अच्छा करते हुए। तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए राजद के नेता हैं। इसके अलावा लालू यादव के लड़के हैं, इसके अलावा तो उनका कोई क्वालिफिकेशन जीवन में है नहीं, ना उनकी कोई पहचान है। मेरी नज़र में उनकी कोई पहचान नहीं है सिवाय इसके कि वो लालू यादव के लड़के हैं। नीतीश कुमार के नौकरशाही जंगल राज के बारे में आपने बात किया कि नए प्रकार का ये नौकरशाही जंगल राज है। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार ने आज से 15-20 साल पहले अपराधियों का जंगल राज देखा था, जिसमें लालू यादव के शासन में बहुत बड़े पैमाने पर अपराधी ही उस पूरी व्यवस्था को चलाते थे, वही उसके माई बाप थे, जो वो चाहते थे वो करते थे। कमोबेश वही स्थिति आज है, जबकि नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारी जो हैं वो व्यवस्था को चला रहे हैं, उनकी ही मनमर्जी है, वो जो चाहें वो करें, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और अधिकारियों पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए गांव देहात में लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग तो अपराधी का जंगल राज देखे थे, उससे भी बुरी हालत अभी है, अभी तो अधिकारियों का जंगल राज है। किन अधिकारियों पर आप टिप्पणी कर रहे हैं? मैं ये तो सारे अधिकारियों की बात कर रहे हैं, कोई एक दो अधिकारियों की बात नहीं है। तो अधिकारियों जब प्लूरल्स में कह रहे हैं कि भाई जितने भी अधिकारी यहाँ हैं, जो आधिकारिक जो व्यवस्था है, व्यवस्था को वो अधिकारी ही चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो शारीरिक मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। और जब वो आपकी मानसिक स्थिति, आप शारीरिक तौर पे फिट नहीं है, मानसिक तौर पे फिट नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपके इर्द गिर्द के जो लोग होंगे वही चलाएंगे व्यवस्था। आप लगातार कहते हैं कि थके हुए नेता हैं, थके हुए नेता है नीतीश कुमार। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहे हैं? वो बिल्कुल थके हुए नेता है। मैं आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप तेजस्वी को कह रहे हैं, भाई ऐसा थोड़ी कि तेजस्वी PhD किए हुए और हम उनको कह रहे हैं कि वो 9th फेल है। वो 9th फेल है तो 9th फेल कह रहे हैं। नीतीश कुमार थके हुए दिख रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि थके हुए, मानसिक रूप में बीमार दिख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। ये कोई स्पेकुलेशन का मुद्दा नहीं है। तो नीतीश कुमार जी हर जगह जहाँ जा रहे हैं, उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके भाषणों से, उनके आचार विचार व्यवहार से दिख रहा है कि भाई मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की उनकी हाव भाव होते हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें होती हैं, वो दिख रहा है लोगों को। तो जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान के साथ आपके संबंध कैसे हैं और जिस तरह से आपके कुछ मुद्दों पर सपोर्ट? चिराग पासवान से मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। चिराग पासवान सुलझे हुए व्यक्ति मुझे लगते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मेरे मित्र हैं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा के साथ राजनीति करते हैं, हम भाजपा के विरोध में राजनीति कर रहे हैं। उनके पिताजी का उनका एक अलग दल है, मैं एक अलग व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना प्रयास करने का अधिकार है और हर व्यक्ति में चिराग पासवान भी शामिल हैं, प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। मुझे एक बात उनकी अच्छी लगती है कि वो बिहार के अन्य नेताओं की तरह विशुद्ध तौर पर जातीय राजनीति नहीं करते हैं, तो मुझे वो बात पसंद है और ऐसे व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे मित्र हैं। बस इतनी सी बात है। एक सवाल मेरा ये है कि महिला उम्मीदवारों की आप लगातार बात कर रहे हैं कि हर लोकसभा सीट से एक महिला उम्मीदवार जनसुराज पार्टी में होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं जो
क्योंकि स्टेज पे जब आते हैं जनसुराज, उतनी महिला वहाँ पे जो नेत्री हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, उस रूप से दिखती नहीं है वहाँ। मैं आपको नहीं दिखती होंगी, अगर मतलब यहाँ पर जो जहाँ जिन पार्टियों में महिलाएं आपको ज़्यादा दिख रही हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ये घोषित करें कि 40 महिलाओं को वो टिकट देंगे और लड़ाएंगे। तो अगर हम लोग के पास कोई महिला नेता है ही नहीं, कोई नेत्री नहीं है, तो फिर हम लोग 40 महिला उम्मीदवारों की बात कैसे कर रहे हैं? महिलाएं हैं तभी तो बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया प्रशांत जी। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें TV9 डिजिटल।